नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो दुनिया को किसी भी तरफ लेकर जा सकती है, वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है, तबाही के तनाजुर के अंदर और आप कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर के तनाजुर के अंदर और आलमी जंग के तनाजुर के अंदर। नाज़रीन, B2 बॉम्बर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो पहुंच रहे हैं और कुछ जो है वो पहुंच चुके हैं डियागो गार्सिया, और एक पैसिफिक के अंदर उनका सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वहां पर भी B2 बॉम्बर्स जो है वो लैंड हो रहे हैं। बंकर बस्टर से लैस, वो बंकर बस्टर जो उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर गिराना है, उन बंकर बस्टर से लैस B2 बॉम्बर्स, सबसे उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, सबसे दुनिया के एडवांस तरीन बॉम्बर्स, वो इस वक्त ईरान की तरफ आ रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट्स हम पीछे शेयर कर रहे थे कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, तो उस तनाजुर के अंदर ये बहुत ही ब्रेकिंग पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल डिसाइडिंग पॉइंट है, बिल्कुल वो उसके हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, उस बटन के या उस ट्रिगर के कि पहले ये रिपोर्ट्स आई कि हमले का फैसला हो चुका है, तो और अब B2 बॉम्बर्स आ रहे हैं। तो B2 बॉम्बर्स आने के बाद तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये हमला जब वो होने जा रहा है, तो इसलिए मामला जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। और ईरान से, तेहरान से जो एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने अपना स्टाफ जो है इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, और कुछ मुल्कों ने तो आरजी तौर पर जो अपनी एम्बेसीज हैं वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करना जो है वो शुरू कर दी हैं। और ईरान इसके लिए तैयार है, ईरान के इत्तेहादी तैयार हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया रीजन सब की जानिब से वार्न किया जा चुका है। लेकिन जाहिर बात है कि ट्रंप का ऐसी रैशनल और अमन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इधर आप देखिए, उर्दगान की जानिब से यूरोप को मैसेज डिलीवर किया गया है। उर्दगान ने कहा है कि अगर आप इस जंग को नहीं रुकवा सकते तो फिर यह बात जहन में रख लें कि रेफ्यूजीज का एक सैलाब तुम्हारी तरफ आ रहा है, रेफ्यूजीज का एक सैलाब है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और उसके लिए फिर तैयार हो जाओ। और हम जानते हैं कि यूरोप का जो ऑलरेडी बड़ा गरक हुआ है वो इस रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से है। वो जंगें जो उन्होंने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर छेड़ी, तो यहां से इस सेंचुरी के शुरू के अंदर बड़ी सतह के ऊपर, खासकर वॉर ऑन टेरर, उसके बाद बड़ी सतह के ऊपर रेफ्यूजी यहां से गए, और जिन्होंने यानी कि पूरे यूरोप को बदल के इस वक्त रख दिया है। और वहां पर सबसे बड़ा ये इशू बन चुका है, क्योंकि ये सोसाइटी को भी हिट कर रहा है, ये इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है, ये एक एक चीज को हिट कर रहा है। और वहां पर जो फार राइट हैं वो इसी वजह से जो है वो दोबारा से जोर पकड़ रहे हैं। तो अब रेफ्यूजीज का क्राइसिस जब वो यहां से आने वाला है। और उर्दगान के इस मैसेज के बाद मैक्रोन का, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ राब्ता हुआ है। अब देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। तो यूरोप दरमियान में फंसा हुआ है कि उसने क्या करना है। एक तो यूरोप की रिवायती डबल स्टैंडर्ड्स वाली और बुग्स वाली पॉलिसी है, और अमेरिका के पीछे बस चल पड़ना, ये उनकी पॉलिसी है, कोई इंडिपेंडेंट उनकी पॉलिसी नहीं है। अमेरिका के पीछे बस चल पड़ना, तो एक तो ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ अब वो ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस गए हैं कि ये जंग उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। मिडिल ईस्ट के बाद अगर किसी दूसरे रीजन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा तो वो खुद यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका की जंग होगी या फिर नेटो की जंग होगी। भाई नेटो इस वक्त क्या सोच रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात नाज़रीन यह है कि यह बात भी बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि अभी तक अमेरिका जो हमला नहीं कर सका और करेंगे, 2 वीक्स चाहिए फलां, तो इसका मतलब यह है कि वो हेजिटेट जरूर हुआ है। अब अगर ट्रंप ने यह फैसला कर भी लिया और वो हमला करने भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन थी जो इराक में या बाकी जगहों पर नहीं थी, कि यहां पर उनको लगा है कि ईरान में मामला जब वो उलट पड़ सकते हैं, तो ये हेजिटेशन थी। लेकिन इजरायली लॉबी, बाकी मामला, और जैसे वो खुद आइसोलेशन में इकलौता बंदा जो फैसले कर रहा है, तो इससे ये समझने वाली बात है कि जो हैबत अमेरिका की नजर आती है, या इस वक्त भी होगी, जब वो हमला करेंगे तो एकदम से उनकी हैबत होगी, शायद बहुत सारी मजीद असैसिनेशंस हो, बहुत सारा नुकसान हो, बहुत सारी तबाही आए, तो एकदम से वो हैबत तो आएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि रिजल्ट्स इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, और एकदम से ये जब हमला करेंगे तो मतलब बस ऐसा लगेगा कि अमेरिका ही अमेरिका है, लेकिन रिजल्ट्स इनके कंट्रोल में नहीं है। और बिल्कुल इनकी तवक्कुआत के बरक्स और इनकी कैलकुलेशंस के बरक्स जो है वो यहां से रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो B2 बॉम्बर्स जो है वो बताया जा रहा है कि डियागो गार्सिया की तरफ आ रहे हैं, और गुआम के अंदर, ये पैसिफिक के अंदर ये जजीरा है जहां पर, यानी पैसिफिक में इनकी सबसे बड़ी बेस है, तो गुआम के अंदर भी ये लैंड कर रहे हैं और बंकर बस्टर से ये लैस हैं। अच्छा, आप जरा अंदाजा करें, जो हम हेजिटेशन की बात कर रहे हैं, अमेरिका के पास सैकड़ों हवाई अड्डे हैं और मिडिल ईस्ट के पास अंदर उनके पास कितने अड्डे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया कि ये कहां से फ्लाई करेंगे B2 बॉम्बर्स। ये गुआम के अंदर भी वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, और ये भी डिस्कशन जारी है कि क्या गुआम से हमला होगा। गुआम नाज़रीन जो है ये ईरान से 9000 किलोमीटर दूर है, और जो B2 बॉम्बर्स हैं उनकी जो रेंज है वो 11000 किलोमीटर है।
यानी 11,000 किलोमीटर तक वो दोबारा रिफ्यूल हुए बगैर फ्लाई कर सकते हैं। तो ईरान के पास ये वाली रेंज नहीं है, उनके मिसाइल्स की ये रेंज नहीं है। तो अगर गुआम के अंदर वो वहां से फ्लाई करते हैं तो फिर ईरान गुआम को तो हिट नहीं कर सकेगा, यानी वहां पर B-2 बॉम्बर जब वो हिट नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी डिस्कशन यहां पर चला रहे हैं। लेकिन वहां पर एक और मसला भी है, भाई 9,000 तो वन वे है ना, तो वापस भी तो जाना है, तो ये भी थोड़ी सी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आएगी। लेकिन B-2 बॉम्बर्स तो चलो बचा लेंगे। ये जो इधर बेसेस हैं उनका क्या होगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, जो वॉरशिप्स खड़े हैं, इतने बड़े एसेट्स उनके मिडल ईस्ट के अंदर, तो खाली B-2 बॉम्बर्स तो कुछ नहीं करने वाले नहीं। अगर वो ये दूर इतना भी ले जाएं, और इतना दूर ले जाना, क्या ये अफगानिस्तान या इराक या बाकी, क्या उस वक्त भी ये अपने B-2 बॉम्बर्स को इसी तरह से बचा रहे थे? तो देखें, हम उस हेजिटेशन की बात कर रहे हैं। एक सुपर पावर है, वो समझती है कि वो किसी को भी क्रश करके रख सकती है। तो फिर ये जो हेजिटेशन नजर आ रही है, तो उनकी हैबत अपनी जगह पर, लेकिन उनको कंफ्यूजन वो अभी भी कहीं ना कहीं है। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इनके मुताबिक नहीं निकलेंगे और कैलकुलेशंस इनकी उलट जाएंगी। ताजा तरीन हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और दुनिया में इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है आखिरी लम्हात है, और हर कैपिटल के अंदर इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। यकीन मानिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क भी, उनकी सिक्योरिटी भी दाव के ऊपर है, पूरे रीजन की सिक्योरिटी दाव के ऊपर है। मतलब पता नहीं उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो कौन सा मुल्क कब इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो इसलिए ये मामलात बड़े संगीन हैं। अमेरिकन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स रिपोर्टेडली टेक ऑफ फ्रॉम US बेसेस टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक, यरूशलेम पोस्ट, फॉक्स न्यूज। 6 US B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स अपीयर हेडेड टुवर्ड्स गुआम। ये गुआम जो पैसिफिक के अंदर है। Photos obtained by Al Jazeera show the presence of number of other American fighter aircraft at the base डियागो गार्सिया में, और आर्मी ने B-2 बॉम्बर्स डियागो गार्सिया में, और साथ बहुत सारे फाइटर जेट्स यहां पर नजर आ रहे हैं, और पीछे से मजीद आ रहे हैं। US बॉम्बर्स लॉन्च्ड फ्रॉम मिसूरी मे बी कैरिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स, फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज। 6 US B-2 बॉम्बर्स टुक ऑफ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यह भी है कि 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो ज्यादा जरा ये बता रहे हैं कि वो 6 बॉम्बर जब वहां से आ रहे हैं। और फिर साथ वो अल जजीरा ये बता रहा है कि 2 स्क्वाड्रन जो हैं B-2 बॉम्बर्स के, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, और ये व्हाइट मैन जो एयरबेस है मिसूरी में, वहां से ये रवाना हुए हैं, यानी पूरा स्क्वाड्रन जब वहां से रवाना हुआ है। तो बात नाज़रीन ये है कि B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स करेंगे बमबारी, और ये इतनी खौफनाक बमबारी करेंगे कि बस मुसलसल आसमान से जो है वो बम बरसेंगे। तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो इनको लगेगा 4-5 दिनों के बाद या 8-10 दिनों के बाद कि नीचे तो सब खत्म हो चुका है, यानी ये इतनी बॉम्बिंग होगी कि इनको लगेगा कि नीचे सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई, रिजीम चेंज करना है ना। रिजीम चेंज हवा से हमला करके तो नहीं होगी, जितनी मर्जी ये बॉम्बिंग कर लें उससे रिजीम चेंज तो नहीं होगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जमीन के ऊपर उतरना पड़ेगा। तो ऊपर से इनको यही लगेगा जैसे ये पहले मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं और ईरान के बारे में ये उसकी सलाहियतों से उसको इग्नोर कर रहे हैं, और इसलिए इजराइल ने नुकसान भी उठाया है। तो जब ये नीचे उतरेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। लाखों की फौज इस वक्त ईरान की तैयार खड़ी है, ये बात ज़हन में रख लें। और यहां पर जो सप्लाई है ना, मैं आपको बता दूं, क़यामत तक सप्लाई खत्म नहीं होनी। बाकी बातें आप छोड़ दे, सप्लाई खत्म हो जाए। वही वियतनाम आज से कब, कितना अरसा, 50 साल पहले वियतनाम इनके साथ लड़ा है, उनकी सप्लाई खत्म नहीं हुई। आज के ईरान की सप्लाई खत्म हो जाएगी। ये यानी कि सबसे बड़ी बेवकूफी इस वक्त अमेरिकी सदर जब करने जा रहा है। तो फौज उतारनी पड़ेगी जमीन के ऊपर, ये जितनी मर्जी बमबारी, और अगर आगे से मिसाइल आते रहे तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यानी अब हम इसमें यह शामिल नहीं कर रहे कि आगे से ईरानी मिसाइल आएंगे। अगर आगे से ईरानी मिसाइल भी आते रहे तो फिर क्या होगा, और अगर इसी तरह इसराइल के ऊपर बरसते रहे तो फिर क्या होगा, और साथ हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर देगी। तो ये जितने मर्जी आसमान से बम गिरा लें, ये नीचे कोई तब्दीली नहीं ला सकती, ये बात ज़हन में रख लें। तो नीचे रिजीम चेंज के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो जब जमीन पर उतरेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फिजाई जो ताकत है वो ईरान साथ साथ दिखाता रहा तो फिर ये क्या करेंगे। और जब कैजुअलिटीज अमेरिका आएंगी, वो अमेरिकी सदर की सदारत का इख्तिताम होगा। मैं आपको बता दूं, जिस दिन अमेरिका हमला करेगा उसी दिन अमेरिका में एक बड़े तूफान का आगाज हो जाएगा, एक बड़े शोर और सुनामी का आगाज अमेरिका में उसी दिन हो जाएगा जिस दिन अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, और एक और जंग के अंदर अपने आप को घसीट लेगा, ठीक है ना। यानी जंग ऑलरेडी एक शदीद तरीन मज़ाहमत के बावजूद ट्रंप शुरू कर रहा है, शदीद तरीन अमेरिकी अवाम की मज़ाहमत के बावजूद, और सब इसको खबरदार कर रहे हैं कि ये गलती मत करना। तो पहले दिन ही मुखालफत होगी, और
जब कैजुअलिटीज आएंगी तो उसके बाद फिर वहां पर क्या सूरत हाल होगी। तो ये ट्रंप साहब जो है वो अपनी सदारत को भी दांव पर लगा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इनका जो एम्पायर है उसको भी नाकाबिल तलाफी नुकसान यहां पर पहुंचेगा। इनका जो एम्पायर है वो पर्शिया के पहाड़ों में, वो पर्शिया के सहराओं में और पर्शिया के दरियाओं में वो गुम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं वो गर्क हो जाएगा रेड सी के अंदर, वो गर्क हो जाएगा खलीज फारिस के अंदर। जंग इन्होंने मुसल्लत की है तो इसका बहुत उल्टा नतीजा जब उनको निकलने वाला है। जब बड़े बड़े बुश जैसे सदूर जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिन्होंने इराक के ऊपर हमला किया और क्या कुछ उसने नहीं किया, उसके बाद आने वाला ओबामा उसने क्या कुछ नहीं किया, तो वो भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सके और उसकी वजूहात। और आज का ईरान तो पहले से भी कहीं ज्यादा तगड़ा है। तो ये जंग जो है वो खुद ट्रंप के लिए बड़ी कॉस्टली होने वाली है और पूरे अमेरिकी एम्पायर के लिए बड़ी कॉस्टली होने वाली है। और इधर नेतन्याहू को अब खतरा यह है कि वो तो तेहरान में रिजीम चेंज करने गया हुआ था, कहीं रिजीम चेंज तल अवीव के अंदर ना हो जाए। अब नेतन्याहू को यह खतरा है, क्योंकि अगर रिजीम चेंज तेहरान में ना हुई तो यह बात तय है कि रिजीम चेंज तल अवीव में जरूर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो लॉसेज हो रहे हैं वो बहुत बड़े लॉसेज हैं। मैं आपके सामने जो रिपोर्ट रख रहा हूं, और नाज़रीन इस वक्त मैसिव लेवल की जो इवैक्यूएशंस हैं वो इजराइल से हो रही हैं, ठीक है, मैसिव लेवल की इवैक्यूएशंस, और ये मिस्र के जरिए और साइप्रस के जरिए लीव कर रहे हैं। और ये भी वैसे तारीख में लिखा जाएगा कि मिस्र ने अपने दरवाजे फलस्तीनियों के लिए नहीं खोले, अलबत्ता इजराइलियों के लिए खोल दिए। तो अब कोई आर्ग्यू करता रहे कि अच्छा तो वो तो वीजा लेकर जा रहे हैं और वो तो आगे से आगे रवाना होना है उन्होंने, तो बहरहाल ये लिखा जाएगा कि फलस्तीनियों के लिए मिस्र ने दरवाजे नहीं खोले और ना एड अंदर भेज सका, लेकिन इजराइलियों के लिए बहरहाल उसने अपने दरवाजे खोले। तो जनाब अली बात यह है कि उर्दगान ने मैसेज दिया यूरोप को, और उर्दगान ने यह कहा है कि आप जंग नहीं रुकवा सके, और अगर नहीं रुकवा सकते तो यह बात ध्यान में रख लें कि एक बड़े तूफान के लिए तैयार हो जाएं, और तूफान और सैलाब जो है वो रेफ्यूजीज का होगा। उर्दगान वॉर्न्स इजराइल ईरान वॉर कुड ट्रिगर माइग्रेंट वेव्स, एक लहर और यहां से सैलाब जो है वो आने वाला है। पिछली जंगों में भी यही हुआ, और देखे ना पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में तो कभी भी रीजनल वॉर नहीं छिड़ी है, ये तो रीजनल वॉर होगी तो कितने ज्यादा यहां से सैलाब जाएगा। अब आप जरा अंदाजा करें कि कितनी बड़ी खबर है। यूरोपीय यूनियन ने इजरायलियों के ऊपर वीजा फ्री जो है ना वो खत्म कर दिया है, उसको बैन कर दिया, वीजा फ्री एंट्री उन्होंने बैन कर दी है। ये यूरोप से खबर आ रही है। वजह क्या है? रेफ्यूजीज, ठीक है ना। तो फार राइट पार्टीज ऑलरेडी जोर पकड़ रही हैं। अगर मजीद रेफ्यूजीज का तूफान जाएगा तो ये यूरोप को सबसे बड़ा खतरा इस क्राइसिस से होगा। उनकी इकोनॉमी, उनके सोसाइटी, मतलब एक तबाही है जो यूरोप फेस करने जा रहा है। यूरोप को ये बिल्कुल जंग नहीं सूट करती। अमेरिका तो बहुत दूर है ना, वहां तक जो रेफ्यूजीज बाद में जाएंगे यूरोप से आगे उन्होंने उधर भी जाना है ना, लेकिन पहला जो नुकसान है वो यूरोप को उठाना पड़ेगा, और ये किसी सूरत इन रेफ्यूजीज को रोक ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैक्रोन ने जब राब्ता किया है ईरानी सदर के साथ, और ईरानी सदर ने वही बात की जो ईरान का मौकफ है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला हो रहा था, क्या उस वक्त भी यूरोप सद्दाम हुसैन के साथ राब्ते कर रहा था आखिरी घड़ियों में भी? तो वजह सिर्फ यह है, यानी एक तरफ उनका बुग़्ज़ है, रिवायती पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका के पीछे बस चलना है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ अब उनको समझ आ रही है कि जंग उनको सूट नहीं करती। और अगर हम देखें, ये जंग ना ही अमेरिका को सूट करती है, ये जंग इसराइल को भी सूट नहीं करती। ये तो वहां की इंतहा पसंदाना जो लीडरशिप है उसने ये क्राइसिस खड़ा किया और पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ये जंग पूरी दुनिया में किसी को सूट नहीं करती। तो दूसरी तरफ यूरोप इसमें भी फंसा हुआ है कि देखिए, अमेरिका ने, ट्रंप ने सबसे पहले तो इन मुल्कों में रिजीम चेंज की कोशिश की। अब यह तजिया हो रहा है और बिल्कुल सही तजिया हो रहा है। अगर आप नोट करें, बरतानिया, वहां पर रिजीम चेंज की कोशिश की गई ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। इलोन मस्क ने तो खुलकर स्टारमर के ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए और कहा कि इसको तो फारिग हो जाना चाहिए। पूरी कोशिश की गई। जर्मनी के अंदर जो राइट विंग पार्टी है AfD, उसको लाने की कोशिश की गई, और इसी तरह फ्रांस के अंदर भी। तो जो तीन बड़ी पार्स हैं, इनमें तो ट्रंप खुद रिजीम चेंज की कोशिश कर चुके हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। यानी हर अंदाज में अगर ये खड़े नहीं होंगे तो फिर बहरहाल तबाही उनके लिए। और ईरान रेजिस्ट करेगा, पर्शिया जो है वो लड़ेगा, और पर्शिया के साथ और भी बहुत सारे लोग लड़ेंगे। यहां की गवर्नमेंट्स लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे मैं आपको बता दूं, यहां के लोग लड़ेंगे, यहां की अकवाम लड़ेंगी, और यहां से जो काफिले निकलेंगे वो फिर दुनिया देखेगी, ठीक है ना। यहां से जो काफिले निकलेंगे वो दुनिया देखेगी। अमेरिका बहुत बड़ी भूल कर रहा है दोबारा से यहां पर हमला करने के लिए, और उर्दुगान ने जबरदस्त बात की है। और उर्दुगान ने कहा है, यूरो न्यूज, यूरोप का मीडिया, उर्दुगान सेज ही इज ऑप्टिमिस्टिक फॉर तेहरान विक्ट्री, फाते ईरान होगा, ठीक है ना। ये उर्दुगान कह रहे हैं।
हालांकि फारस और तुर्कों की एक सेंचुरी से एक लड़ाई चली आ रही है, तो लेकिन आज बहरहाल दुनिया मुख्तलिफ है और आज की जरूरतें मुख्तलिफ हैं और ये सब की जंग है। ईरान का मीडिया, आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट विक्ट्री विल बी ईरान। उर्दगान कह रहा है ईरान विल इमर्ज विक्टोरियस इन फेस ऑफ इजरायली एग्रेशन, उर्दगान एट OIC समिट। तो ये जबरदस्त बात जब वो ईरान की जानिब से की गई है। तो आप देखिए कि यूरोप की जानिब से इजराइल के जो क्राइम्स हैं उनको दहाइयों से प्रोटेक्ट किया गया, शील्ड किया गया, और आज इजराइल इस जगह पर पहुंच गया है और वो अपने क्राइम्स जो करता चला जा रहा है उससे खुद यूरोप खतरे में है। तो ये दुनिया में हिसाब किताब ऐसे ही होते हैं। देखिए ना, आज इजराइल की जंगों की वजह से यूरोप खतरे में है, ठीक है। और अगर मौजूदा लीडरशिप ने इस खतरे को ना भांपा और स्ट्रॉन्ग इकदाम ना उठाए तो पिछली वॉर और टेरर ने यूरोप का यह हशर कर दिया। एक नई जंग ने वो यूरोप को किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। और देखें, ईरानियंस ने यही रहना है, लेबनीज ने, यमनीज ने यही रहना है, ये यहां से जाने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो और जो रेफ्यूजीज है वो यहां आने वाले नहीं हैं, उन्होंने यूरोप ही का रुख करना है। तो यहां के लोगों को मिटाया नहीं जा सकता, ये जो मर्जी कर लें, ठीक है ना। आज अफगानिस्तान ही है ना, तो अमेरिका ने हमला करके, देखें ये जो जंगें हैं ना, इसने एक के बाद दूसरी जंग ने अमेरिका को कमजोर किया है। इराक जंग के बाद अमेरिका बहुत कमजोर हुआ है, और ईरान की जंग इसके लिए ऐसे ही साबित होगी जैसे सोवियत यूनियन के लिए अफगानिस्तान की जंग साबित हुई थी। ये बात मेरी लिख रहे। और वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नेतन्याहू ने यह कहा था जालमाना अंदाज के अंदर कि जो गजा के लोग हैं उनको हम वॉलंटरली, अगर वो यहां से माइग्रेट करना चाहते हैं, इवैक्यूएट करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे वॉलंटरली। तो वो वॉलंटरली जो माइग्रेशन है, इवैक्यूएशन है, वो गजा से तो नहीं हुई, अलबत्ता इजराइल से शुरू हो गई है। इजरायली वॉलंटरली जो है वो यहां से इवैक्यूएट जरूर कर रहे हैं। और इसने कहा तेहरान में रिजीम चेंज होगी, बल्कि वो तल अवीव में रिजीम चेंज के इस वक्त खतरात बढ़ गए हैं। कतर का राब्ता ईरान के साथ हुआ, कतर ने कहा कि हम हाईएस्ट सतह के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं रोकने के लिए। सबको पता है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सबके लिए तबाही लेकर आएगा। अरब क्या पोजीशन लेंगे? अमेरिका को कंडेम करेंगे तो फिर क्या होगा, नहीं करेंगे तो फिर क्या? कॉम्प्लेक्स फंसे हुए हैं, ये सब फंस जाएंगे, सबके लिए क्राइसिस है। तो ट्रंप को आज भी चाहिए कि वो गो बैक जाए, रिवर्स करे, यू टर्न ले और नेतन्याहू की जंग में शिकार ना हो। उसकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी कह रही है, उसके सेक्रेटरी डिफेंस कह रहा है गलती मत करो, उसके साबिक सदूर कह रहे हैं, उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो बहरहाल अच्छा, अब यहां पर ईरान के पूरी तरह से तैयार है, उसके इत्तेहादी तैयार है और वो लड़ेंगे बहरहाल जो भी उनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। और उनके ड्रोन्स एक्यूरेटली जाकर हिट कर रहे हैं। मैं आपके सामने रखूं, ईरान ड्रोन्स डायरेक्टली हिट टारगेट्स इन बेसन अराबा ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, और dozens of drones of various type toward the occupied territories in the past 24 hours। different types के drones वो कह रहे हैं कि हमने फायर कर दिए। most of drones were launched at the enemy accurately hitting their targets। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमारे ड्रोन जाकर हिट कर रहे हैं। अभी लाखों ड्रोन उनके पास पड़े हुए हैं, तो अमेरिका को लग पता जाएगा और किसी वक्त ये हमला हो सकता है। एक आखिरी बात मैं बता दूं कि ईरान के अंदर यह भी डिस्कशन हो रही है, एक सेकंड थॉट कि क्या हम यूरेनियम इनरिचमेंट की जो शर्त है उसको क्या हम अबंडन कर दें। उसकी वजह क्या है कि जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज ईरान ने शो कर दी हैं उसमें ईरान फाते हो चुका है और ईरान ने दिखा दिया है कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। इजराइल को भी ये बात वाज़ेह हो गई है, यानी अब ईरान को मजीद कॉन्फिडेंट खुद ईरान हुआ है अपनी कैपेबिलिटी से कि कोई उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। यानी इजराइल की ये जरूरत नहीं है कि वो दोबारा आकर ईरान के ऊपर हमला करेगा, जो कैपेबिलिटीज उन्होंने कन्वेंशनल दिखा दी हैं। तो फिर हमें न्यूक्लियर वाली बात ही, मतलब इनरिचमेंट जो है उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज इनफ है, बहुत है। एक ऑन पेपर थी, अब उन्होंने शो करवा दी है। तो ये एक सेकंड थॉट है, इसमें कोई आर्गू कर सकता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अब मुज़ाकरात की तरफ जाएं और ये इनरिचमेंट की जो शर्त है इसको खत्म कर दें। वो फाते हो चुके हैं और उन्होंने जो पावर है उनके पास कन्वेंशनल वो बहुत है। समवन आर्ग्यू कि नहीं, उनको इनरिचमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये बहरहाल एक डिबेट है। अगर आप सोचें, अगर इनरिचमेंट की शर्त ईरान छोड़ देता है तो ट्रंप भी तो यही कह रहा है कि तो ट्रंप भी फाते हो गया एक तरह से, और ईरान तो फाते है ही है, तो दरमियान में जबरदस्त कौन हुआ? तो ट्रंप को भी यही ऑप्शन जो अवेल करना चाहिए, ठीक है। और अगर ईरान को कन्विंस किया जाए अच्छे अंदाज में तो शायद वो कन्विंस हो भी जाए। और ईरान को वो कह रहे हैं कि हम अंडर फायर निगोशिएशंस नहीं करेंगे कि ऊपर से हमला हो रहा हो फिर हम इस तरह निगोशिएट, उनका ये मसला है। तो अगर ट्रंप ने, उसको चाहिए कि वो यहां से यू टर्न ले और रिवर्स करे। अभी भी टाइम है, लेकिन जिस दिन हमला हो गया उसके बाद टाइम नहीं होगा। और अमेरिका के लिए भी यही फायदे में है, ट्रंप के लिए भी यही फायदे में है, पूरी दुनिया के लिए यही फायदे में है, रीजन के लिए यही फायदे में, इंसानियत के फायदे में यही है, खुद इजराइल के फायदे में आपको बता दूं यही है। और ये नेतन्याहू जैसे जो इंतहा पसंद जालमाना शैतानी कुव्वतें हैं, इनको उठाकर सारे बाहर फेंक के फिलिस्तीनियों को उनके राइट्स दिए जाएं, फिलिस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ा जाए
और सब अमन चैन से रह सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप, देखें ना, नेतन्याहू ने आखिरी बात, नेतन्याहू ने कहा कि वी विल चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या बात हुई? मतलब न्यूक्लियर खत्म करने से अचानक वो आ गया वी विल चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर ट्रंप भी यही सोचता है कि वी विल चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर तो ये आलमी जंग है भाई। फेस ऑफ द वर्ल्ड में तो रशिया भी आता है, चाइना भी आता है, सारी दुनिया आती है। तो वो अगर यही ट्रंप सोचता है, यानी नेतन्याहू तो सोचता है, क्या ट्रंप भी यही सोचता है? और ट्रंप ने क्या इसी सोच के तहत ये जंग शुरू की है? तो ये फिर तो आलमी जंग है, फिर मामला रुकेगा ही नहीं, फिर तो सीज़फायर की कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अगर इस जो है ना नजरिए के साथ ये जंग शुरू की गई है, तो फिर तो आप छोड़ दें, फिर तो मामला बहुत आगे आलमी जंग ही तक जाएगा। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके तक शेयर किया आपने। राज रोगा करें, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इस वीडियो के दरमियान भी हो सकता है। तो ये शेयर किया आप, राज रोगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।